हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सरकारी एग्ज़ाम फाइटर। तो दोस्तों, आप सभी लोगों की एसएससी एमटीएस की क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो सभी क्वेश्चंस पिछले ईयर्स में पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनकी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आप सभी को सभी क्वेश्चंस को नोट करते हुए चलना है और जिनको इनके आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत को। अगर यहाँ पे लिख के आ जाता कि छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है तो भी आप लोग वही आंसर लगाते जो अभी होगा। देखिए, जो अस्पृश्यता का अंत है वो अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 15 जो है ना और अनुच्छेद 14 है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 15 के संबंध क्या है, तो अनुच्छेद 15 का मतलब है कि धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 14 में क्या है, तो अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता। जो विधि के समक्ष समता मतलब कानून सभी के लिए क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर समानता मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, जो कि ये देखिए ये तीनों अनुच्छेद अपने किसके अंतर्गत आते हैं, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो अपने मौलिक अधिकार हैं उनके अंतर्गत तीनों अब ये आते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, संविधान के भाग 3 में है। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग नोट करिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि अनुच्छेद 42 का संबंध किससे है, ये आपका काम है। ठीक है, अनुच्छेद 42 का संबंध किससे है बताइए कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि भारत में दक्कन के लावा पथ में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। देखिए, जो दक्कन का पठार है उस साइड, जो दक्कन का पठार है उस तरफ किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए, जो अपनी मिट्टी है ना, वहाँ पे क्या हुआ था, दक्कन के पठार पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था जिसके कारण लावा फैला था। और लावा जब ठंडा हुआ तो वो वहाँ पे जो मिट्टी बनी है वो कैसी मिट्टी बनी है, वो बनी है काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी यहाँ पर बनी है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा काली मिट्टी। दक्कन का पठार और जो मालवा का पठार है वहाँ पर क्या पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। मालवा का पठार अपना मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो क्वेश्चन ये भी आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो राज्यसभा होती है इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन वहीं आपसे क्वेश्चन थोड़ा घुमा करके पूछ लेता कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो आप लोग 6 वर्ष नहीं लगाते। अगर आपसे पूछा जाता कि इसमें सदस्य अगर हटा दिया जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, तो राज्यसभा का कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता है। ये क्या है, स्थायी सदन होता है। स्थायी मतलब इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है और ये स्थायी सदन होता है। इसमें मतलब इसको भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे राज्यसभा का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है, जबकि इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष है। ठीक है, तो 6 वर्ष इसके सदस्यों का कार्यकाल है। और प्रत्येक 2 साल में इसमें चुनाव होते हैं और 2/3 सदस्य हट जाते हैं। 2/3 सदस्य हट जाते हैं मतलब जिनका कार्यकाल पूरा होता जाएगा वो हटते जाएंगे 2/3 सदस्य। प्रत्येक 2 साल में जिनके चुनाव होते हैं। तो राज्यसभा का जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। अब राज्यसभा का वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो ये आप लोग जरूर देख लें। तो राज्यसभा का वर्णन है अनुच्छेद नंबर कौन से में, देखिए सबसे पहले जो आता है 79 और अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 81। तीनों अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। 79 में अपनी जो अपनी संसद है वो आ जाती है, और 80 में आ जाती है अपनी राज्यसभा, और 81 में आ जाती है अपनी लोकसभा। तीनों इंपॉर्टेंट हैं। अब जो राज्यसभा हो गया, यहाँ पे लोकसभा आपसे पूछा जाता है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होगा। तो लोकसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है और जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो राज्यसभा के लिए आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा के लिए आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। तो इस चीज़ों को आप लोग जरूर नोट करिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपसे
जो है ना हिस्ट्री के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर मौर्य काल में भूमि संबंधी कर नहीं था। तो देखिए भूमि संबंधित कर पूछा गया है और ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, मौर्य काल से, यानी कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा कर मौर्य काल में भूमि संबंधित कर नहीं था। देखिए यहाँ पे एक दिख रहा है आपको भाग, तो भाग क्या था, भूमि संबंधित कर था, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद ये था, ये भी भूमि संबंधित कर था, और उदक था, ये भी क्या है, भूमि संबंधित कर है। लेकिन जो शुल्क है ये भूमि संबंधित कर नहीं था, ये कर नहीं था। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर, यानी कि भूमि संबंधित कर कौन सा नहीं है, तो जो शुल्क है वो भूमि संबंधित कर नहीं है। आंसर यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि भूमंडलीय तपन यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग होता है किसके कारण से होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या होता है, तो ग्लोबल जो वार्मिंग होता है उसका कारण होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट इसे कहा जाता है। तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव। अब ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हो सकती हैं, तो एक तो आपकी मीथेन गैस हो गई, वो भी ग्रीन हाउस गैस है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, जो भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। तो सभी इंपॉर्टेंट हैं, इस वजह से कह रहे हैं इंपॉर्टेंट लगाइए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना को कब शुरू किया गया था। जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, पीएम जन धन योजना, PMJDY, इस योजना को शुरू कब किया गया था। तो ये प्रधानमंत्री जन धन योजना है, इसको 28 अगस्त, कब, 28 अगस्त सन 2014 को शुरू किया गया था। ये किसानों के लिए योजना बनाई गई थी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना है। दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना कौन सी है, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो कि किसानों के लिए बनाई गई थी। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपसे कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है, यानी कि कंप्यूटर का जो माइंड होता है, ब्रेन होता है, वो किसे कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है CPU को। CPU यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा CPU। अब CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो भी आपसे पूछ सकता है। तो CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का फुल फॉर्म होता है। अब देखिए यहाँ पे मेमोरी की बात आई है, तो मेमोरी में आप लोग एक चीज़ जान लीजिए, रैम होती है आपकी, एक होती है रोम। तो रैम और रोम का भी आपसे फुल फॉर्म पूछ लेता है एग्जाम में कई बार। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का, और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का वायसराय कौन था जब भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ क्या पता होनी चाहिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, तो वो कब की गई थी, तो कब की गई थी, सन 1911 में। कब की गई थी, सन 1911 में। भारत की राजधानी इससे पहले कोलकाता होती थी, लेकिन 1911 में इसको चेंज करके कहाँ पे रख दिया, दिल्ली रख दिया। अब उस टाइम पर जो वायसराय था वो कौन था, उस टाइम पर वायसराय था लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय उस टाइम पर क्या था, वायसराय था। तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर पहला, लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड इस टाइम पर वायसराय था। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस वजह से स्टार लगा करके नोट करिए। ठीक है, देखिए लॉर्ड कर्जन है यहाँ पे, और लॉर्ड चैम्सफोर्ड है। देखिए लॉर्ड कर्जन के टाइम पर क्या हुआ था, बंगाल विभाजन सन 1905 में हुआ था, इसको भी नोट करेंगे। उसके बाद लॉर्ड चैम्सफोर्ड है, तो सन 1919 आपको एक घटना याद होगी, 13 अप्रैल सन 1919, जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल सन 1919। इसकी तारीख आप लोग याद रखेंगे, 13 अप्रैल सन 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग एक जगह हुआ करती थी, वहाँ पर जनरल डायर के द्वारा फायरिंग के आदेश दे दिए गए थे, और कई सारे लोग जो है ना मारे गए थे वहाँ पर। ठीक है, तो उस टाइम पर जो वायसराय था वो कौन था, तब उस टाइम पर वायसराय था चैम्सफोर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि फेफड़ों में कौन सा रोग प्रभावित करता है। देखिए फेफड़ों को कौन सा रोग प्रभावित करता है, तो जो फेफड़े होते हैं उनसे संबंधित रोग यहाँ पे दिया गया है तपेदिक, इसका मतलब होता है टीबी। इसका मतलब क्या होता है, टीबी, इसका मतलब है तपेदिक। यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि चोल काल में वेट्टी क्या कहलाता था। वेट्टी क्या था, देखिए वेट्टी, यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और आजकल ऐसे क्वेश्चंस आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं जिसमें आपको मतलब समझ में ही नहीं आएगा कि है क्या ये।
तो जो चोल काल था उस टाइम पर वेट्टी नामक एक चीज हुआ करती थी, और वो वेट्टी किसे कहा जाता है? तो वेट्टी एक प्रकार का टैक्स होता था। क्या होता था? एक प्रकार का कर होता था, एक प्रकार का कर, और जो कि कहाँ पे लगता था? भूमि पर लगाया जाता था। ठीक है, तो भूमि पर लगने वाले कर को क्या कहा जाता था? वेट्टी कहा जाता था, और चोल काल में इसे ये कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भारत में तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, और इसमें आपको जो है ना, मैं सारे के सारे जो 2023 में आपको पद्म पुरस्कार मिले हैं उनके बारे में आपको बता दिया जाएगा। तो भारत में तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? तो वो है पद्म भूषण। ठीक है, पद्म भूषण तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। थर्ड नंबर पे आता है पद्म भूषण। अपना सेकंड नंबर पे आता है पद्म विभूषण, और फर्स्ट नंबर पे क्या आता? नंबर पे आता है अपना भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न। तो आप अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न। दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो पद्म विभूषण। तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो पद्म भूषण। और चौथा अगर आपसे पूछा जाए तो पद्म श्री। ठीक है, फोर्थ पूछा जाता है तो आप लगाएंगे पद्म श्री। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे तो आंसर क्वेश्चन का क्या है? क्वेश्चन का आंसर है तीसरा पूछा गया है, तो तीसरा आंसर हो जाएगा पद्म भूषण। अब यहाँ पे देखेंगे कि 2023 में किन किन लोगों को मिला है, तो करंट अफेयर्स की दृष्टि से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए आपको क्या याद रखना है? पद्म भूषण के विभूषण के बारे में याद रखना है, ये वाले इंपॉर्टेंट हैं। पद्म विभूषण कितने लोगों को मिले हैं? तो 6 लोगों को मिले हैं। उनके नाम क्या क्या हैं? उनके नाम है एक बालकृष्ण दोषी, जिनको मरने के बाद मिला है, बालकृष्ण दोषी। उसके बाद जाकिर हुसैन, ये तबला वादक हैं। ठीक है, ये तबला वादक, ठीक है, तबला वादक हैं, इनके लिए इंपॉर्टेंट है ये। और एस एम कृष्णा को मिला है। और उसके बाद दिलीप महालनोबिस, इन्होंने क्या किया था? ORS जो घोल है, ORS घोल, इसकी खोज की थी। ठीक है, ORS घोल की खोज की थी। उसके बाद जो श्रीनिवास वर्धन है, श्रीनिवास वर्धन, इनको भी मिला है। और मुलायम सिंह यादव, इनको भी मिला है, और इनको भी मरने के बाद मिला है। ठीक है, मुलायम सिंह यादव को। तो यहाँ पे 1 हो गए, 2 3 4 5 6, तो 6 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2023 में। तो 2023 वाले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स की दृष्टि से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि जाकिर हुसैन का संबंध किससे, तो तबला वादक हो जाएंगे बालकृष्ण दोषी, मरने के बाद मिला है इन्हें। और SM कृष्णा, दिलीप महालनोबिस, और जो श्रीनिवास वर्धन और मुलायम सिंह यादव, पद्म विभूषण 6 लोगों को। उसके बाद आपसे पूछा जाता है पद्म भूषण। तो पद्म भूषण आपका 9 लोगों को मिला है। कितने लोगों को? 9 लोगों को मिला है पद्म भूषण। और यहाँ पे आप लोग इनके एक बार नाम पढ़ लें, नाम इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे क्वेश्चन बनता है, मतलब एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, याद हो जाएगा। तो देखिए, SL भैरप्पा, कुमार मंगलम बिडरा, दीपक धर, और वाणी जयराम, स्वामी चिन्ना जीयर, और सुमन कल्याणपुर, और कपिल कपूर, और सुधा मूर्ति, और कमलेश डी पटेल। यहाँ पे कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लोगों को पद्म भूषण मिला है। पद्म विभूषण 6 लोगों को, पद्म भूषण 9 लोगों को, और बाकी जो बचे हैं अपने पद्म श्री। तो पद्म श्री कितने लोगों को? 91 लोगों को। ठीक है, पद्म श्री 91 लोगों को। तो टोटल यहाँ पे जो 2023 में पद्म पुरस्कार मिले हैं उनकी संख्या है 106। तो उनकी संख्या 106 है, और जिनमें से अपने 6 हो गए पद्म विभूषण, और अपने 9 हो गए अपने पद्म भूषण, और जो पद्म श्री हैं उनकी संख्या है 91। तो सभी लोग, आप लोग इन सभी को नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि शिक्षा पर मैकाले मिनट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये भी आपसे मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो शिक्षा पर जो मैकाले मिनट है उसे किस वर्ष पारित किया गया था? उसे किया गया था 1835 में। ठीक है, इसके तहत क्या किया गया था? तो इसके तहत ये था कि जो भारत के मूल निवासी थे उनको अंग्रेजी शिक्षा से परिचित कराना था। ठीक है, भारत के मूल निवासियों को अंग्रेजी शिक्षा से परिचित कराना, उन्हें अंग्रेजी शिक्षा देना था इनका मूल वो कर्तव्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा। तो जो भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है मरीन, क्या नाम है उसका? मरीन नेशनल पार्क या फिर अभ्यारण्य। ठीक है, मरीन नेशनल पार्क अभ्यारण्य, ये भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। और ये कहाँ पर है? तो ये है अपना कच्छ के रण में। ठीक है, कच्छ के रण में यहाँ पे स्थित है। तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चोरी चोरा कांड जो घटना है
वो हुई थी सन 1922 में। कब हुई थी? सन 1922 में चोरी चोरा कांड घटना हुई थी। ठीक है, चोरी चोरा कांड घटना कब हुई थी? तो 1922 में ये घटना हुई थी। अब देखिए चोरी चोरा कांड घटना में क्या हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नामक जिला है, वहाँ पे क्या किया गया था, आंदोलन में एक लोग वाग शामिल हुए थे, जो उन्होंने क्या किया था, तो जो भीड़ थी और पुलिस की आपस में क्या हो गई थी, एकदम झड़प सी हो गई थी, और जो भीड़ थी उसने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी और 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे वहाँ पे। ठीक है, तो इस वजह से क्या किया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन स्टार्ट किया गया था जिसे असहयोग आंदोलन कहा जाता है। असहयोग आंदोलन सन 1920 में शुरू किया गया था। 1920 में शुरू किया गया था, और जब ये घटना हो गई चोरी चोरा कांड 1922 में, तो 1922 में 4 फरवरी 1922 में जब ये घटना हो गई, तो महात्मा गांधी ने इस घटना की वजह से असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। ठीक है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद बंद कर दिया गया था? तो असहयोग आंदोलन को चोरा चोरी जो कांड है उस घटना के बाद क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए। तो देखिए सबसे पहले जो अपना वाहन होता है उसके द्वारा जितनी भी दूरी तय की जाती है उस दूरी को मापने के लिए कौन सा यंत्र लगाया जाता है उसमें। तो अगर आप लोगों का आंसर है कि स्पीडोमीटर, तो वो हो जाएगा गलत। स्पीडोमीटर वाले गलत हैं, इसका आंसर होगा यहाँ पे ऑडोमीटर। ऑडोमीटर क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। स्पीडोमीटर का मतलब होता है जैसे आप जो बाइक चला रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, उसमें कितनी स्पीड आप दे रहे हैं, जो एक्सीलेट कर रहे हैं, मतलब कितनी स्पीड से आपकी गाड़ी चल रही है, तो वो आपको बताएगा स्पीडोमीटर। और आपकी जो दूरी है उसको बताने के लिए ऑडोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। स्पीडोमीटर आपकी क्या बताएगा? स्पीड बताएगा, और जो ऑडोमीटर होता है वो आपकी दूरी को मापने के लिए है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आज के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है आप लोगों को तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी प्रकार के वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और रात के 8 बजे क्लास को जरूर देख लिया करें। रीजनिंग के प्रैक्टिस वहाँ पे चलती है। ठीक है, तो डेली रात के 8 बजे मिलते हैं, और वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा। इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।